हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं ईवीएस का टॉपिक वाइज क्लास 2 है। हमने फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट यूनिट का किया था, अब हम इसमें टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ऐसे टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि स्कूल जाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। और बेसिकली तरीके से मतलब है कि कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इंडिया के क्या यूज़ किया जाता है साधन जो है। तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी यूज़ होती है, जो कि रेगिस्तान की तपती रेत के लिए ज़रूरी होती है। उसमें ऊंट गाड़ी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे बैलगाड़ी, बुलॉक कॉर्ट, धूप और बारिश के छाते का उपयोग किया जाता है। तो मैदानी इलाके में बैलगाड़ी। ठीक है, लद्दाख की अगर बात करें तो वहाँ पे ट्रॉली यूज़ की जाती है, लोहे की रस्सी और पुली के सहारे चौड़ी नदी पार करने के लिए। क्या बोला जाता है? उसे ट्रॉली बोला जाता है। असम की अगर हम बात करें तो वहाँ बांस और रस्सी का पुल असम में क्या होता है? बांस और रस्सी का पुल, जहाँ पे घुटनों तक पानी पार करने के लिए, जैसे अभी हमने देखा बारिश में बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे लगभग घुटनों के बराबर पानी हो जाता है, कहीं कहीं तो घरों में भर जाता है। तो वहाँ पे बांस के पुल होते हैं, रस्सी का भी पुल होता है, जो उसके सहारे वो लोग जाते हैं असम में। केरल की अगर हम बात करें तो उसे क्या बोला जाता है? बल्लम, लकड़ी की छोटी सी नाव। लकड़ी की नाव कहाँ पे? केरल में, बल्लम। ठीक है, उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, पहाड़ी इलाका जिसे कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम सामान्य जल निकायों के लिए बात करें तो वहाँ पे सीमेंट, ईंट, लोहे की छड़ से बने पुल का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एनिमल्स से, कि अगर हम रिप्रोडक्शन रूल देखें तो ऐसे, जैसे इनको आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, कि एक वो जो कि लाइव एनिमल्स को, बेबी को जन्म देते हैं, और एक वो हो गए जो कि अंडे को देते हैं, है ना। तो मैमल्स कहा जाता है जो कि बच्चे को जन्म देते हैं। तो वो कौन से जानवर होते हैं? जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं। दो चीज़ें ध्यान में रखिए, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर में बाल होते हैं, वो कौन से होते हैं? मैमल्स होते हैं जो कि बच्चे को जन्म देते हैं। और दूसरे जो अंडे देते हैं वो कौन होते हैं? जिनके कान बाहर नहीं दिखते और शरीर पर बाल नहीं होते। तो ऐसे जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखते और शरीर में बाल नहीं होते, वो किसको जन्म देते हैं? वो अंडों को जन्म देते हैं। ठीक है, पैटर्न्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। जानवरों की त्वचा पर दिखने वाले विविध पैटर्न केवल उनके बालों, हेयर के कारण होते हैं। बिना बालों का कोई पैटर्न नहीं होता है। उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स हम देखते हैं ना, अलग अलग तरीके के, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो हेयर्स होते हैं, उनके बाल जो होते हैं, उनसे वो पैटर्न बना होता है। अगर बाल ही नहीं होंगे तो कोई पैटर्न नहीं होगा। वो जो पैटर्न है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? बाल की वजह से होता है। यहाँ पे अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो पक्षी, छिपकली और मगरमच्छ के कान सिर पर छोटे छेदों, होल्स के रूप में होते हैं, जो कि उनके पंखों से क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। वो एक ऐसे होल होता है और उसके चारों तरफ फीदर होता है जो कि ढका हुआ होता है। एलिफेंट से डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, कई बार 2 नंबर्स के भी आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलिए आपके 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो इसे आप ऐसे देखो हायरार्की के रूप में, कि सबसे टॉप में कौन है? ये सबसे जो ओल्डेस्ट जो वहाँ की एलिफेंट होती है, हथिनी, उसे क्या बोला जाता है? वो झुंड झुंड की नेता होती है, मतलब लीडर ऑफ द ग्रुप। आपने देखा होगा मोगली में कि वहाँ पे जो एलिफेंट का ग्रुप था, उसमें सबसे जो ओल्डेस्ट एलिफेंट थी, वही वहाँ की लीडर थी। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है वो क्या होती है? झुंड की नेता होती है। अगर हम बीच में बात करें कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। और अगर हम मेल एलिफेंट की बात करें, नर हाथी, तो वो झुंड में नहीं रहते। वो जैसे 14 से 15 वर्ष की आयु में से झुंड में से छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर मेल एलिफेंट की बात करें तो 14 से 15 वर्ष के होने के बाद झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। और अगर आहार की बात करें कि एक हाथी कितना खा सकता है, तो एक हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। कितना? 100 किलो तक। और कितने घंटे हाथी सोता है? 2 से 4 घंटे के करीब एक हाथ सोता है। ठीक है, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं।
तापमान की अगर हम बात करें कि वो जो मिट्टी में वो लौटते हैं ना, मड जैसे बोलते हैं, तो उससे उनकी त्वचा को क्या करते हैं, वो ठंडा रखने का काम करती है, जो मिट्टी मड होती है। तो एलिफेंट में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? फर्स्ट ये याद रखना है कि एलिफेंट का जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होता है, तो वो क्या होती है, लीडर होती है, जो ओल्डेस्ट फीमेल वो लीडर होती है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि जैसे मेल एलिफेंट होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की उम्र में आते हैं, तो वो झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। थर्ड कि एक झुंड में 10 से 12 तो मेल तो चले जाते हैं, तो बच्चे होते हैं और हथनियाँ होती हैं, फीमेल एलिफेंट्स होते हैं। और चौथी बात कि वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। पांचवी बात क्या आपको याद ध्यान रखनी है कि वो 100 किलो तक के पत्ते और टहनियों को खा सकते हैं, ठीक है। और जो मड होता है, मिट्टी जहाँ पे वो लौटते हैं, उससे उनकी स्किन जो होती है वो क्या रहती है, ठंडी रहती है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं कि एक एक स्टेटमेंट दिया रहता है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्लियर है, आई होप यस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मधुमक्खियों का संसार। अब यहाँ पे वोचहा आई थिंक विलेज है, यहाँ पे वोचहा विलेज। तो यहाँ पे इस बोचहा गांव की कहानी से जोड़कर बताया गया है मधुमक्खियों के बारे में। जैसे अभी हमने एलिफेंट के बारे में जाना, अब हम मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे। तो बोचहा जो है वो मुजफ्फरपुर जिले बिहार में एक छोटा सा गांव है, जो कहाँ आता है, इसका लोकेशन आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। बोचहा मुजफ्फरपुर जिला बिहार का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे क्या बताया गया है, मधुमक्खियों से जोड़कर कहानी बताई गई है आपकी ईवीएस क्लास 4 के चैप्टर में, कि अगर हम जैसे हमने हाथी में देखा था ना कि जो टॉप ओल्डेस्ट हथनी होती है वो क्या होती है, लीडर होती है। तो ऐसे ही बीज की अगर हम बात करें तो जो क्वीन होती है ना, बी की क्वीन होती है, वही छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और वही अंडे देती है। अंडे कौन देता है, जो क्वीन रानी होती है। और अंडे देने का समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर। अंडे देने का समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर। और जो क्वीन बी होती है वही क्या करती है, अंडे देती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वर्कर बीज कौन होती हैं, जो कि जो नेक्टर है फूल का, वो जूस, नेक्टर मतलब वो फ्लावर का जूस जो होता है, उसे लाती हैं हनी बनाने के लिए। तो ये छत्ते में जो वर्कर बीज होती है छत्ते का सारा काम करती हैं, छत्ता बनाना, रस लेकर आना, उसको हनी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब काम कौन करता है, वर्कर बीज होती हैं, ठीक है। छत्ते में अधिकांश मक्खियां वर्कर होती हैं, जो छत्ते का सारा महत्वपूर्ण काम करती हैं। यहाँ पे अगर हम ये सारी फीमेल मक्खियां थी, ठीक है। मेल मक्खियों की अगर आप बात करोगे तो इनकी संख्या छत्ते में बहुत कम होती है, वर्कर के रूप में इनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती। जो वर्कर बीज होती हैं तो वो कौन सी होती हैं, फीमेल बीज होती हैं, जो वर्कर बीज का काम करती हैं। जबकि मेल बीज क्या होते हैं, इनका छत्ते में कोई काम नहीं होता, ये उड़ के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो ये खेजड़ी जो प्लांट होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है, जोधपुर राजस्थान। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी गांव का नाम है, तो जोधपुर राजस्थान में है ये। यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, खेजड़ी गांव बिश्नोई। लोग क्या कहलाते हैं, खेजड़ी नाम है गांव का, और लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई। विशेषता क्या है कि कम पानी में जीवित रहना है। 300 साल पहले यहाँ लकड़ियों के घर बनते थे। इस फलियां बीज का उपयोग किया जाता है, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर हम डेजर्ट ओक की बात करें, जिसे हिंदी में रेगिस्तानी ओक कहा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जड़ें और पानी, जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी न मिल जाए। यह पानी पेड़ के तने ट्रंक में जमा होता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो ऐसे बहुत नीचे तक जाती हैं जब तक कि उन जड़ों को पानी नहीं मिल जाता, और ये पानी जो होता है उनके ट्रंक में जमा होता है। ये क्या होता है, डेजर्ट ओक। क्योंकि डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। रेगिस्तानी ओक बोला जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। बरगद ट्री की अगर हम बात करें, बैनियन
ट्री की, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये लटकती हुई शाखाएं, हैंजिंग ब्रांचेज, वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं जो उसे सहारा देती हैं। जो आप देखोगे बरगद में ना आपको ऐसे लटकती हुई शाखाएं दिखती हैं, ये क्या होती है, उनकी जड़ें एक्चुअल में लटक रही होती हैं। उसको इतना बड़ा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए कहाँ पाया जाता है, भारत में। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुजरात से केरल तक की रेल की यात्रा के थ्रू हम डिफरेंट रीजन्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे गुजरात की बात हुई है, जहाँ का खाना है वो क्या है, ढोकला और लेमन राइस और मिठाई। गुजरात का फूड क्या है, चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई। स्थान गांधीधाम, कच्छ, अहमदाबाद और वलसाड़। फिर अगर आप गुजरात से निकले तो आपने कौन कौन से राज्य को पार किया है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। फिर गोवा का पड़ाव मड़गांव, मैडगांव, यहाँ लाल मिट्टी, रेड सॉइल पाई जाती है। तो गोवा में क्या, मड़गांव में क्या पाया जाता है, रेड सॉइल। फिर है गोवा से केरला, लगभग 2000 पुल और 52 नए सुरंगों को पार करके। फिर लास्ट में केरला आता है, कौन सा स्थान है, कोझिकोड, कालीकट, मालाबार तट और कोट्टयम। परिवहन यहाँ फेरी और अन्य नावों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम ट्रेन की टिकट की बात करें तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन से पोर्शन को क्या बोला जाता है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पे ट्रेन नंबर लिखा रहता है, ये क्या रहता है, ट्रेन नंबर होता है, ट्रेन का क्या नंबर है। फिर यहाँ पे एकदम सेंटर में ऊपर लिखा रहता है टॉप में, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा रहता है, सॉरी राइट साइड में क्या लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है, डेट स्टार्ट ऑफ द जर्नी। जैसे कई में इंड और स्टार्टिंग डेट सेम होती है, बट जब एक दिन से ज़्यादा का सफ़र रहता है तो वहाँ पे इंड डेट जर्नी की और स्टार्टिंग डेट डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे डेट ऑफ स्टार्टिंग लिखा रहता है कि जर्नी की शुरुआत कब हुई। फिर अगर उससे टॉप की लेयर से थोड़ा नीचे आओगे तो वहाँ पे फेयर लिखा रहता है, कॉस्ट ऑफ द टिकट। ठीक है, और अगर हम बात करें इस पोर्शन की तो इसमें क्या लिखा रहता है, डिस्टेंस लिखा रहता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये डेस्टिनेशन लिखा रहता है कि आखिरकार ये कहाँ जा रही है, बर्थ ऑफ कोच नंबर, और ये वाला क्या है, ये कोच नंबर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। ये ऐसी एक टिकट होती है। ठीक है, आपके घर में अगर किसी ने ट्रेवल किया होगा, आपने टिकट बुक करी होगी, आज तो कल तो हम ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन रिसिप्ट मिलती है, बट अगर किसी ने जनरल में प्लेटफॉर्म से टिकट कटवाई होगी और आप बात करिएगा अपने मम्मी पापा से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से, किसी के पास होगी तो आप उसमें देखिएगा। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरला में बोली जाती है। कहाँ मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरल में। कोंकणी की अगर हम बात करें, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरल में। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में। मराठी की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, महाराष्ट्र में, गोवा के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, दमन और दीव में कुछ हिस्सों में बोली जाती है, दादरा और नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती की अगर हम बात करें, ये गुजरात में बोली जाती है, जो बेसिकली जैसे राजस्थानी हो गई तो राजस्थान में बोली जाएगी। ऐसे वाले जो लैंग्वेज तो आपको डेफिनेटली पता ही होंगे, तो थोड़े हटके हैं उनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कन्नड़ा कर्नाटक में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है और महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, जो मलयालम में अगर हम वली अम्मा बात करें तो वली अम्मा किसे बोला जाता है, माँ की बड़ी बहन, जिसे मासी बोला जाता है ना हमारे यहाँ, तो क्या बोला जाता है मलयालम में, वली अम्मा। क्या बोला जाता है, वली अम्मा। अमुम्मा किसे बोला जाता है, माँ की माँ को, नानी को। जैसे हमारे यहाँ नानी बोला जाता है तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, अमू अम्मा। क्या बोला जाता है, अमू अम्मा। और वली अम्मा किसे बोला जाता है, माँ की बड़ी बहन को। क्लियर। अब हम कुछ कला और शिल्प की बात कर लेते हैं। तो मधुबनी जो चित्रकला होती है वेरी फेमस है, एग्जाम्स में आती है। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है। ये कहाँ पे है, मधुबनी जिला बिहार में बनाई जाती है। सामग्री इसमें क्या क्या यूज़ होती है, पिसे हुए चावल के घोल, पाउडर्ड राइस पेस्ट इन प्राकृतिक रंग।
तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये पेंटिंग्स होती हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिएगा। मधुबनी पेंटिंग्स इन्हें बोला जाता है। ये कैसे बनाई जाती है? चावल के पिसे हुए चावल का घोल बनाकर उसमें नेचुरल रंग मिलाकर। रंग कौन कौन से यूज होते हैं? जैसे इंडिगो हो गया, हल्दी हो गई, फूलों के पेड़ों के रंग हो गए। इसमें नेचुरल जो कलर्स होते हैं ना वही यूज़ किए जाते हैं। मनुष्य का इसमें चित्र बनाया जाता है, जानवरों का, पेड़ का, फूल का, पक्षी का, मछलियों का, इसमें ये सब बनाए जाते हैं। अब इत्र का बात करें अगर हम, तो इत्र कहाँ बनाया जाता है? कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश। डाइंग, उत्तराखंड की फूलों की घाटी फ्लावर वैली में गेंदे, मैरीगोल्ड और जेनिया के फूलों का उपयोग कपड़े रंगने के लिए किया जाता है। कहाँ पे? कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश। पारंपरिक बुनाई की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल वेविंग, तो वो कहाँ पे होती है? मुक्तापुर गांव, पोचमपल्ली जिला, आंध्र प्रदेश। व्यवसाय, पारंपरिक कालीन बुनाई, खिलौने बनाना और इत्र निर्माण, ये शिल्प अपने स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो हमने बात करी मधुबनी पेंटिंग्स की। ये कहाँ पे? मधुबनी जिला, बिहार। इसमें क्या किया जाता है? इसमें पिसे हुए चावल का घोल बनाकर उसमें नेचुरल कलर्स मिला के बनाया जाता है इस पेंटिंग को, जिसमें कई जैसे मनुष्य का चित्र हो गया, जानवर का हो गया, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ। और इत्र मेकिंग की हमने बात करी, कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश। और वेविंग की हमने बात करी, मुक्तापुर गांव, पोचमपल्ली जिला, आंध्र प्रदेश। फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? बिहू, जो कहाँ बनाया जाता है? आसाम में। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। यहाँ पे क्या बनाया जाता है? नए चावल की जब फसल होती है ना, राइस क्रॉप आने की खुशी में इसे मनाया जाता है। माघ का महीना में बिहू 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर का 10वां महीना होता है। ठीक है। उरुका त्यौहार का पहला दिन लोग भेला घर, अस्थाई छप्पर बनाते हैं। तो जो फर्स्ट डे ऑफ होता है ना फेस्टिवल, उसे क्या बोला जाता है? उरुका। यहाँ पे भेला घर बनाया जाता है जो कि अस्थाई छप्पर होता है। ठीक है। अगर हम फूड की बात करें तो यहाँ पे बोरा, असम में खाए जाने वाला चिपचिपे स्टिकी चावल का किस्म होता है। क्या बोला जाता है? बोरा। और महिलाएं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। ये वहाँ का ट्रेडिशनल क्या है? क्लॉथ है। ये बेसिकली चावल का त्यौहार है। ठीक है, बिहू। लंगर की अगर हम बात करें, गुरुद्वारे में सभी एक साथ मिलकर खाना पकाना और खाना। लंगर में क्या होता है? सभी एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं और फिर खाते हैं, उसे लंगर कहते हैं। यह समानता और सेवा का प्रतीक है। जो गरीब होते हैं उन्हें खाना दिया जाता है। अगर हम कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये कौन है? वेट लिफ्टर है, मतलब कि वजन उठाती हैं। इनका कौन से राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। पिता पुलिस कांस्टेबल हैं और इनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करती हैं। 12 वर्ष की आयु से वजन उठाना शुरू किया था इन्होंने। वर्तमान क्षमता एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जीते हैं भारत के लिए। नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से। अगर हम डायरी की बात करें तो महाराष्ट्र, बाजार गांव और कफ परेड, मुंबई। यहाँ पे बेसिकली क्या है ये कि इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात हो रही है। ठीक है। बाजार गांव कहाँ है? कफ परेड, मुंबई, महाराष्ट्र। अगर हम यहाँ पे आप देखोगे होलगुंडी गांव, यहाँ पे क्या? कर्नाटका में होलगुंडी गांव है। यहाँ बच्चों की एक विशेष पंचायत है जिसे भीमा संघ कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें, नल्लामड़ा, यहाँ पे कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है कि पर्यावरण ईवीएस का जो है तो कैसे जीवन और ईवीएस का क्या है? अटूट बंधन है, अटूट संबंध है। तो राजस्थान की रेत से लेकर केरल के पानी तक हमारा स्थान, हमारी यात्रा का तरीका ऊंट, गाड़ी या वल्लम तय करता है। तो जीव और अनुकूलन, शरीर के बाल हमने देखा कि उसके कान की बनावट से तय होता है कि वो एग देंगे या फिर लाइव एनिमल्स को वो देंगे, जन्म देंगे।
और हमने संस्कृति में क्या देखा कि मधुबनी में चावल का उपयोग कैसे किया जाता है, असम में बिहू की फसल, हमारी कला और पर्व सीधे और हमारी मिट्टी से जुड़े हैं। तो ये था ईवीएस का टॉपिक वाइज क्लास 2। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक में नेक्स्ट क्लास चाहिए, और इसमें जो टॉपिक्स अभी छूट गए हैं ईवीएस में तो मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कवर करूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आपकी पढ़ाई के लिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लास चाहिए।